आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 कहता है स्टेट्स पार्टी टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट टू इंश्योर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन द सेम राइट इन पर्टिकुलर वे। तो मतलब आर्टिकल 11 जो है इस बिल का, वो ये कहता है कि स्टेट जो भी इसका पार्टी होगा, जो सिग्नेटरी होगा इस कन्वेंशन का, वो महिलाओं को वर्क प्लेस पे हर प्रकार की इक्वालिटी को प्रोवाइड करेगा। जैसे हम देखते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और ये सारे जो कानून हैं। और इसमें इसका एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, वो कहता है कि सब क्लोज टू द राइट टू वर्क एंड एलिमिनेट राइट ऑल वुमेन ऑल ह्यूमन बींग। और दूसरा इसमें कहता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड द सेफ्टी इन वर्किंग कंडीशन। तो एक तो ये आर्टिकल 11 है जिसके सब क्लोज है। एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 22 है, जो इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरी वुमेन, ठीक है। और एक आर्टिकल 18 है जो कहता है कि CEDAW स्टेट मस्ट रिपोर्ट द कमेटी ऑन द प्रोग्रेस दे हैव मेड इन इम्प्लीमेंटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। जो भी स्टेट इसका सिग्नेटरी होगा, वो एक कमेटी होती है CEDAW कमेटी होती है, उसको रिपोर्ट करेगा कि भाई हमने ये प्रोग्रेस महिलाओं के प्रोग्रेशन के लिए अपने देश के अंदर 1 साल के अंदर हमने की। हर साल उसकी रिपोर्ट देनी होती है। ये हर स्टेट पर जो सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, उस पर ये ओब्लिगेशन है। भारत क्योंकि इसका एक सिग्नेटरी है, तो इस दिशा में भारत ने काम करना शुरू किया। मतलब ये एक मैंडेटरी हो गया उसके लिए कि वो महिलाओं के अधिकारों की दिशा में काम करे। और इसी बीच में हमारे सामने एक जजमेंट आता है जिसे हम विशाखा जजमेंट और गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था कि एक महिला थी जिसने राजस्थान की एक महिला थी और उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार एक गांव में होता है। और वो महिला एक्टिविस्ट थी जो चाइल्ड मैरिज को लेकर एक बड़ी आवाज़ उठा रही थी। तो उस महिला को सबक सिखाने के तौर पे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया गांव में। गैंग रेप उसके साथ हुआ था। और ये मामला इतना तूल पकड़ा कि बाद में इसके उस महिला उस महिला ने जब कंप्लेंट करी, तो जितने भी लोग थे उसमें वो सारे एक्विटल हो गए, मतलब सब छूट गए। बाद में इसमें PIL फाइल होती है और एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट निकलकर विशाखा गाइडलाइन से बाहर आता है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो सीधे सीधे 2-3 कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं एक रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड, मतलब आपका व्यवहार किसी भी कार्य जो वर्क प्लेस है उस पर कैसा होगा महिलाओं के प्रति। तो उन्होंने उसको कहा रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड। और उन्होंने 2 प्रकार के हरासमेंट की जिक्र की। एक था क्विट प्रो क्यो और दूसरा था होस्टाइल इन्वायरमेंट। तो उसमें उन्होंने जो डिफाइन किया, बहुत बारीकी से डिफाइन किया, जैसे कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं या लीरिंग कर रहे हैं या बैक स्क्रैचिंग कर रहे हैं या कैट कॉल्स कर रहे हैं या किसी महिला को लॉन्ग स्ट्रेस या सेक्सुअली सजेस्टिव लुक दे रहे हैं या सजेस्टिव विस्लिंग कर रहे हैं या रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेट के लिए, इन सबको उन्होंने क्राइम माना। विशाखा गाइडलाइन में उसमें डिटेल में बताया गया। या फिर प्रमोशन के लिए जो क्विट प्रो को की अवधारणा है, जो आज भी हम देखते रहते हैं, मीडिया में लगातार सुनने को मिलती है। तो महिलाओं को किसी भी प्रकार की प्रमोशन देने के एवज में वो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर महिला पे दबाव डाला जाता है तो भी वो क्राइम होगा। तो विशाखा जो ये जजमेंट थी, इसमें बहुत बड़ी जजमेंट भारत के अंदर मानी जाती है। और इसके बाद भारत में इस गाइडलाइंस के बाद पोस एक्ट आया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। और इसमें बहुत डिटेल में प्रोविजन किए गए। तो ये तो महिलाओं को वर्क प्लेस पे जो सुरक्षा देने के लिए इंतजाम है, वो इस एक्ट में बहुत ही अच्छे से कवर किए गए हैं। और इसके अंदर सजा के प्रावधान है अलग अलग तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक लिस्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एक और एक्ट है जिसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 का है।
तो नाम से ही आपको जैसे प्रतीत हो रहा होगा कि इमोरल ट्रैफिक जो होती है वुमेन्स और गर्ल्स की कई राज्यों में होती है और भारत की एक बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। 1956 में बनाया गया था 1956 में, और भारत में ये तब से लागू है, लेकिन स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है। तो संकेत मैं इस तरफ देना चाह रहा हूँ कि इसमें अभी काम करने की और ज़रूरत है, क्योंकि लीगली इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास स्कोप है, लेकिन कोई उस दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं करा पाया है। अच्छा, एक और एक्ट है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। हर महिला को समान काम करने के लिए समान वेतन मिलेगा। ये कानून इस बात को लेकर इसका जिक्र करता है। दूसरा एक और कानून है, इसे कहते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कर एक्ट 1979। इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य में माइग्रेट होती है तो उसकी जैसे रेजिडेंशियल होता है, राशन कार्ड होता है, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगी, उसको इस एक्ट में अच्छे से डील किया गया है। एक और एक्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का है। तो ये दोनों एक्ट लगभग मिलते जुलते हैं और दोनों के एक्ट महिलाओं के संरक्षण में भी खड़े होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, इसमें भी महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, जिसमें कोई भी महिला जो कि किसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में काम करती है तो उसे 26 हफ्तों का, आई थिंक मुझे बहुत करेक्टली याद नहीं है, लेकिन 26 हफ्तों का उनको जो अवकाश मिलता है वो पेड होता है, मतलब उसको वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी। तो ये इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में इसमें प्रोविजन किया गया। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी वर्सेस फीमेल वर्कर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल सूट था 98 का, इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट का जो प्रोविजन है, जो इस राइट में दिया गया है, ये खाली ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए था, लेकिन इसमें इस ऑर्डर में कोर्ट ने कह दिया कि जो कैजुअल वर्कर हैं और जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको भी आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो अगर कोई महिला काम करने आ रही है, कोई डेली वेजेस पे काम कर रही है, तो आपको उसको, अगर वो मैटरनिटी के लिए अप्लाई करती है तो आपको उसको मैटरनिटी बेनिफिट देने पड़ेंगे और आपको उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो आप उसको कार्यस्थल से निकाल नहीं सकते इस आधार पर। तो ये एक्ट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और बहुत महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करता है। एक और एक्ट है द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है 2020 का। इसके बारे में डॉक्टर हैं बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो जानते ही होंगे ये किस संदर्भ में बात करता है। एक और एक्ट है द हिंदू एडोप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये भी मेंटेनेंस, मतलब अगर कोई महिला डाइवोर्स के लिए फाइल करती है तो उसके भरण पोषण के लिए क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जिक्र करता है। मनरेगा 2005 का एक्ट है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि अगर महिला है और उसको काम दिया जाएगा, और इस तरह की प्रोविजन उसमें है। एक और एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें महिला को यह अधिकार है कि अगर प्रेगनेंसी को गिराना है या किसी उसमें उसकी मर्जी होगी, उसकी कंसेंट शामिल होगी, उसके बिना नहीं कर सकते आप, मतलब उसका बॉडी पर उस महिला का पूरा अधिकार है। ये एक्ट इस बात को बहुत पुख्ता करता है। एक और एक्ट है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1982 का। इसमें भी बहुत सारे प्रोविजन है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करते हैं। एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। इसमें सभी बालकों और बालिकाओं को जो 14 वर्ष तक के हैं और अगर कोई विकलांग है तो वो 18 वर्ष तक के हैं, उनके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। एक एक्ट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये भी एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजन है जो महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। एक कंपनी एक्ट है 2013 में, इसमें ये प्रोविजन है, कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट करके डाला गया कि अगर कोई कंपनी है जिसकी टर्नओवर साल की 300 करोड़ है तो उसके जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर जो डिसीजन मेकर होते हैं, उसमें एक महिला डायरेक्टर होगी, और अगर एक डायरेक्टर चुना जा रहा है तो वो साइकिल में डायरेक्टर बनेगा, कुछ टर्नओवर के बाद, टाइम के बाद एक महिला को डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो इस तरह के प्रोविजन कंपनी एक्ट में है जो 2013 में बना था, उसमें भी प्रोविजन है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का।
तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार की बात की गई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है 1990 का, इसमें की गई है। शेड्यूल कास्ट, एसटी, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का है, इसमें भी की गई है। और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1989 का है, इसमें महिलाओं के किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना, इसका प्रचार करना, उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब महिला की डिग्निटी की बात की गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, उसमें बोनस और बहुत सारी चीज़ों को लेकर महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 है, जिसको आप ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। तो एक ये भी कानून है जिसमें कुछ कुछ मुस्लिम महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में कुछ अधिकार उनके बढ़ा दिए गए। द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, जिसके बारे में कई बार बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं है, लेकिन महिलाओं को उसमें राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकती हैं। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है, इसमें भी डाइवोर्स का प्रोविजन है। बहुत सारे ग्राउंड हैं जिस पे महिला डाइवोर्स ले सकती है और मेंटेनेंस भी ले सकती है। द स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जिसमें हर महिला को ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने मतलब जीवन साथी को चुन सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट इस तरह के प्रावधान करता है। द हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें भी लगभग बहुत सारे प्रावधान है जो महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनमें सुधार की बात करते हैं। अच्छा, कुछ जजमेंट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, उनकी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जजमेंट था। इसमें कहा गया है कि इसमें मामला ये था कि जो महिलाएं हैं वो जो ड्रेसर होते हैं या जो हेयर डिजाइनर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो महिला कोई भी उसमें शामिल नहीं हो सकती। इस तरह का कोई प्रोविजन एसोसिएशन ने बना रखा था। चारू खुराना केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था कि महिलाओं को आप किसी भी ऑक्यूपेशन में आने से नहीं रोक सकते। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। एक और जजमेंट आया, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया और अदर्स, 2020 का ये केस था बबीता पूनिया का, और इसमें परमानेंट कमीशन इन आर्मी महिलाओं के लिए खोल दिया गया। एक और केस आया था कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इसमें जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें महिलाओं के लिए पूरी तरह इस जगह एंट्री को खोल दिया गया। एक और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर वर्सेस सुशीला साहनी, 2003 का केस है। इसमें कहा गया कि भाई अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर की है और वो शादी कर लेती है तो उसकी जो रेजिडेंसी है, रेजिडेंशियल जो उसका परमानेंट स्टेटस है वो बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। एमसीडी वर्सेस फीमेल वर्कर स्पेशल लीव पिटिशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैटरनिटी बेनिफिट कैजुअल वर्कर को भी मिलेगा, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया था एमसीडी वाले में। बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल 2011 का केस था, जिसमें कहा गया कि जो महिलाएं जो प्रोस्टिट्यूशन से जिनको छुटाया जाता है उनके रिहेबिलिटेशन और उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी। स्टेट पे ये लाइबिलिटी दी गई कि आप उसको देखेंगे। और इसी तरह का एक उपेंद्र बख्शी का केस था, इसमें भी लगभग इसी तरह के प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। अच्छा, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 82 का केस था। इसमें कहा गया कि जो फोर्स लेबर है वो नहीं कराई जाएगी और महिलाओं को जो भी काम कराया जाएगा उसमें मिनिमम वेजेस लागू किए जाएंगे। अभी रिसेंटली 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काजल मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2020 का केस है। इसमें बम्बई हाई कोर्ट ने ये मैटर रिलेटेड था और इसमें भी यही कहा गया कि जो महिला है उसका उसकी बॉडी पे पूरा अधिकार है और किसी भी महिला को इस आधार पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, कानून उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी अपने शरीर से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल है। अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कर रही है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक छोटा सा ब्रीफ जनरल मैं आपको एक 4-5 लाइन का और आइडिया बता देता हूं। इस समय भारत में 48.5% महिलाएं हैं, 48.5% महिलाएं हैं। उसमें 27.4% महिलाएं कार्यस्थल पे किसी ना किसी तरह से जुड़ी हैं। मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं वो 27.4% है, जो रिसेंट डाटा है।
लोकसभा में 14.39, मतलब 14.39% सीट्स जो लोकसभा में इस समय महिलाओं की है, 2019 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा है 14.39। 8.8% वुमेन इस समय राज्यसभा में है और 8.4, मतलब 8.4% एमएलए हैं। जो महिलाएं हैं वो एमएलए की पोस्ट पर हैं अभी आज के टाइम में। समस्या ये है कि हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, आपके सामने मैंने अभी डाटा रखा है, वो कहीं भी इससे मैच नहीं करता है। एक सवाल उठता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट तो दिए गए, लेकिन महिलाओं का शोषण स्टेट से ज़्यादा प्राइवेट पर्सन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इंटरप्राइजेज में होता है, जिसमें अभी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है कि प्राइवेट पर्सन अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम उसके संरक्षण में कहीं नहीं जा सकते। एक और चीज़ है कि जो मैंने अभी 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 आपको बताया कि अगर कोई कंपनी जिसके 300 करोड़ का टर्नओवर है तो वहाँ पर जो वहाँ की डायरेक्टर होगी वो महिला होगी, लेकिन इस प्रोविजन के होने के बाद भी बहुत एक दो कंपनी को छोड़ दिया जाए तो भारत में किसी भी कंपनी ने इस लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया है। और इसको लेके किसी ने मुकदमा भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया कि भाई लाइबिलिटी आपने एक्ट होने के बावजूद भी काम, मतलब इस पे काम क्यों नहीं किया है। तो ये एक छोटी सी तस्वीर थी जो मैंने बहुत ब्रीफ में निपटाने की कोशिश करी। 2-3 एक्ट और हैं, जैसे बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट है 76 का, उसमें बाउंडेड लेबर को खत्म किया गया। देवदासी सिस्टम एबोलिशन एक्ट था, उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में ये देवदासी सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया गया। तो ये कुल मिला के कुछ कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो अगर आपको समय मिले तो इन सारे कानूनों को पढ़िए, इनमें आपके अधिकार और संरक्षण की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हैं, आपको एम्पावरमेंट में मदद करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों के बारे में यहाँ अपने विचार रखे और अधिकारों के बारे में भी बताया। बट सर, जैसा कि आपने यहाँ ये सर सर आपके ये जो एक्ट थे काफी महत्वपूर्ण थे। तो जिस तरह से कोई चीज महत्वपूर्ण होती है तो वो थोड़ी सीमित में होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनको मतलब कि गहनता से सुनते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन उसी चीज को हम एक ही दिन में सारा बताने की कोशिश करते हैं, तो आधा समझ में आता है आधा नहीं। मतलब आने को तो सभी समझ में आता है, लेकिन आधी चीजें हमारे अंदर रहती हैं आधे तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे जो भी एक्ट होते हैं तो ये डेली रूटीन में इस तरह से इसके बारे में चर्चाएं की जाएं, जिससे कि हमें भी पता चले और आप जैसे अनुभवी लोगों से मैम मैंने थैंक यू सर। मैंने मैंने ग्रुप पे प्रपोज किया था कि मैं एक वर्कशॉप के तरीके से एक एक एक्ट पे 4-5 दिन करके ये लेना चाहता था कि डिटेल में इनमें जो प्रोविजंस हैं उसमें डिस्कस किए करूं, ताकि पता पड़ सके कि कानून किस तरह से आपके साथ खड़ा है या हमारे साथ खड़ा है। तो राइट उसमें थोड़ा समय लगेगा, ये मैंने प्रपोज किया था, लेकिन अभी क्योंकि अभी समय बहुत कम था इसलिए संक्षेप में मैंने इसको समेटने की कोशिश करी। धन्यवाद। सर बहुत आप बहुत बताइएगा, धन्यवाद सर आपका। आपको टाइम मिलेगा सर? रोहित जी है ना, आपके पास जब टाइम हो आप बता दीजिएगा, आपको अलग से एक स्लॉट दिया जाएगा इसका। थैंक यू सर, अपनी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमको बताई। जी मैम, यस सर, धन्यवाद। विस्तार में भी बताएं और जो भी एक्ट हैं विस्तार में बताएं, क्योंकि हर कोई एक्ट नहीं पढ़ पाता, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ बताते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हमारा समय हो चुका है, अगर कोई भी साथी अपना हैंड रेज करके अपने विचार